हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह से बिजली बनाई जाती है, इसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। कोयला, गैस, हवा और डैम के बाद परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली पैदा करने का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। वर्तमान में भारत लगभग 6780 मेगावाट परमाणु रिएक्टर से बिजली प्रोड्यूस करता है। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने में इंडिया 7वें नंबर पर आता है। सबसे पहले नंबर पर है यूएस, जिसके पास 93 परमाणु रिएक्टर है जो 9.5 गीगावाट पावर जनरेट करता है। अब आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि कितने परसेंट इलेक्ट्रिसिटी भारत में किस सोर्स से जनरेट की जाती है। थर्मल पावर प्लांट से 60%, हाइड्रो पावर प्लांट से 12%, सोलर से 12%, इसके अलावा विंड से 10%, बायो पावर प्लांट से 3%, छोटे हाइड्रो पावर प्लांट से 2% और 2% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर से जनरेट की जाती है। भारत में टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी है 388.1 गीगावाट। भारत के 7 राज्यों में 22 परमाणु रिएक्टर मौजूद हैं, जिसमें से 18 रिएक्टर PHWR है और 4 LWR है। PHWR का मतलब होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और LWR का मतलब होता है लाइट वाटर रिएक्टर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए दुनिया में तमाम देश न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। ये न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे सही से देख रेख और सही से इस्तेमाल न किया जाए तो ये पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। इसे खास देख रेख की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा हम यूरेनियम को जान लेते हैं। 150 टन कोयला जलाकर जितनी एनर्जी को हम जनरेट करेंगे, उतनी एनर्जी हमें 1 ग्राम यूरेनियम से मिल सकती है। इस यूरेनियम को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। 1 ग्राम यूरेनियम से कई लाख लोगों की जाने जा सकती है, क्योंकि ये एक हाईली रिएक्टिव मटेरियल होता है। जमीन के 300-350 फीट नीचे से इसे निकाला जाता है। जमीन के नीचे बड़े बड़े ड्रिल के माध्यम से चट्टानों को तोड़कर और फिर इसके बाद लिफ्ट के माध्यम से ऊपर लाया जाता है। इसके बाद इसे प्रोसेसिंग प्लांट में प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट में इसे वॉश करने के बाद इसे कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कई सारी प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद यूरेनियम ट्राइऑक्साइड में इसे बदला जाता है और बाकी के बचे हुए कचरे को एक अलग ट्रे में कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से भेज दिया जाता है। इसके बाद यूरेनियम ट्राइऑक्साइड पर कुछ केमिकल प्यूरिफिकेशन करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड की प्रक्रिया से इसे निकाला जाता है। इसके बाद यूरेनियम ट्राइऑक्साइड को फाइन पाउडर के रूप में तब्दील किया जाता है, जो देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। इन सभी चीज़ों के बाद केमिकल टेस्ट के लिए इसे लैब में भेजा जाता है। इसके बाद इसके पाउडर को सिलेंडर फॉर्म में तैयार किया जाता है। छोटे छोटे सिलेंडर फॉर्म में इसे तैयार करके इसे 24 घंटे के लिए फर्नेस में रखा जाता है, ताकि इसकी डेंसिटी बढ़ सके और छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो सभी भर सके। इसमें एक छोटे छोटे एयर बबल भी काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, जो फर्नेस में रखने के बाद ख़त्म हो जाती है। और फिर इसके बाद इसकी 12 सिलेंडर को एक रॉड में तब्दील किया जाता है और तब इसे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए रवाना किया जाता है। और इसी प्रकार के रॉड को हम न्यूक्लियर फ्यूल भी कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन में न्यूक्लियर फ्यूल डालने से पहले न्यूक्लियर फ्यूल के बंडल को काफ़ी अच्छी तरीके से जांच किया जाता है। इसकी अच्छी तरीके से क्वालिटी चेक की जाती है। न्यूक्लियर फिजन जाने से पहले इसे 3 टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है: फिजिकल टेस्ट, डायमेंशनल टेस्ट और तीसरा इंटीग्रेटेड टेस्ट। इन सभी टेस्ट को करने के बाद इसे एक चेंबर में 3-3 बंडल को रखकर 1 घंटे तक हीलियम गैस से प्रेशराइज किया जाता है। हीलियम टेस्ट करने का मकसद होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल के बंडल में कोई लीक वगैरह तो नहीं। इन सभी टेस्ट को पास करने के बाद न्यूक्लियर फिजन के लिए इसे भेजा जाता है। फ्यूल रॉड, कंट्रोल रॉड और मॉडरेटर। फ्यूल रॉड, जिसके बारे में अभी हमने बात की, एक आइटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अलग अलग आइटम में अलग अलग मात्रा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन कई एलिमेंट के आइसोटोप भी होते हैं। जैसे कि यूरेनियम एक एलिमेंट है, इसके आइसोटोप होते हैं यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234। इसके अलग अलग आइसोटोप। प्रोटॉन सभी में सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। लेकिन यूरेनियम 235 ही है जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करवा सकता है और जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो सकती है। यूरेनियम 235 आइसोटोप एक अनस्टेबल है। ये रखे रखे ही हमेशा टूटते रहता है। इसमें अगर कोई अलग से एक न्यूट्रॉन आकर और टकरा जाए तो ये तेजी से बिखरने लगता है और इससे रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिलीज होती है। और जब ये टूटता है तो हमेशा एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बनाता है, जो फिर और दूसरे यूरेनियम से टकराता है और ये प्रोसेस रिपीट होती है और ये लगातार चेन की तरह काम करती है, जिसे हम न्यूक्लियर चैन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें जितनी तेजी से न्यूट्रॉन टकराएगा उतनी ही तेजी से ये चैन रिएक्शन होता रहेगा और इसी को स्लो डाउन करने के लिए कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कंट्रोल रॉड बोरोन कार्बाइड से बनी होती है।
ये बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है और सोख लेता है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन स्लो डाउन हो जाती है। और इसे न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद इसे कंट्रोल में रखने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल रॉड के साथ साथ कंट्रोल रॉड को भी रखा जाता है, ताकि हो रहे रिएक्शन को कंट्रोल में रखा जा सके। अगर चेन रिएक्शन तेजी से करनी होती है तो कंट्रोल रॉड को ऊपर की तरफ निकाल लिया जाता है, और रिएक्शन को अगर स्लो डाउन करना होता है तो कंट्रोल रॉड को अंदर की तरफ इंसर्ट किया जाता है, जिससे रिएक्शन धीमा होता है। मॉडरेटर के तौर पर ग्रेफाइट ब्लॉक या D2O, जिसे हम भारी जल कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर चेन रिएक्शन को स्लो डाउन करने का काम करता है, लेकिन कंट्रोल रॉड रिएक्शन को नियंत्रण करने का काम करता है। यहाँ पर पानी कूलेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये कंक्रीट से बनाया जाता है, ताकि इससे रेडिएशन थोड़ी सी भी बाहर लीक ना हो या बाहर ना जाए। ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर कंक्रीट से बना हुआ होता है और कंक्रीट रेडिएशन को बाहर की तरफ जाने से रोकती है, और इसीलिए इसकी पूरी सुरक्षा के लिए इसे कंक्रीट का मजबूत वाल इस पर बनाया जाता है, इसे कवर करने के लिए। देखिए, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड में कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडरेटर हो रहे चेन रिएक्शन को कंट्रोल में रखने का काम करता है। अगर मान लीजिए कि इस रिएक्शन को पूरी ही तरीके से ही बंद करना है, कंट्रोल रॉड यहाँ पर काम आता है, और मॉडरेटर उस प्रोसेस को कंटिन्यू धीरे उसे कंटिन्यू रखने का काम करता है। यही दोनों में मेन फर्क होता है। और एक मोटर के माध्यम से लगातार इसमें ठंडे पानी की मूवमेंट कराई जाती है, ताकि ये पूरी रिएक्शन से जो गर्मी होती है उसे कंट्रोल किया जा सके। ये जो सिलेंडर जैसा आप देख रहे हैं ये होता है स्टीम जनरेटर। इसी पाइप के माध्यम से इस टरबाइन को स्टीम तेजी से घुमाती है, और इसी टरबाइन से जनरेटर जुड़ा हुआ होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और फिर इसे ट्रांसफार्मर के माध्यम से शहर के सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप डाउन करके घर घर तक पहुंचाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े टावर, इसी को हम कहते हैं कूलिंग टावर, जो हो रहे रिएक्शन में ठंडे पानी की मूवमेंट हमेशा कराते रहता है, ताकि उस हो रहे चैन रिएक्शन में जो गर्मी निकलती है उसे कंट्रोल में रखा जा सके, उसकी गर्मी को कंट्रोल किया जा सके। उसी के लिए ये कूलिंग टावर काम करता है, और ये पूरी प्रक्रिया 24 घंटे होते रहती है। ये जो आप देख रहे हैं इसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर का दिल भी कह सकते हैं। और ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहे सारी गतिविधियों को इस स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ये है न्यूक्लियर रिएक्टर का कंट्रोल रूम। यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहे सारी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखा जाता है। यहाँ पर काम कर रहे वर्कर हर एक मॉनिटर पर पैनी नजर रखते हैं। अगर इस रिएक्टर में 0.5% की भी इधर उधर होती है, तब इसमें काम कर रहे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सभी चीज़ों को बारीकी से देखकर उसे ठीक करे। इसमें काम कर रहे लोग हाईली ट्रेंड और हाईली स्किल्ड होते हैं। इन्हें हर 6 महीने पर फिर से रीट्रेनिंग कराई जाती है, और इनकी मेडिकल जाँच भी कराई जाती है, ताकि ये कहीं रेडिएशन के संपर्क में तो नहीं आ गए। और कंट्रोल रूम में सभी चीज़ों की जिम्मेदारी शिफ्ट इंचार्ज की होती है, और इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ये पूरी रिएक्टर को सुरक्षित तरीके से ऑपरेट करना होता है। ऑथराइज पावर लेवल को मेंटेन करना। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर का कंट्रोलिंग सिस्टम काफ़ी एडवांस होता है। इसकी सिस्टम इतनी एडवांस होती है कि इसे किसी भी तरह से हैक नहीं किया जा सकता। ये मॉनिटर पैनल जो आप देख रहे हैं ये रिएक्टर के आसपास हो रहे गतिविधियों पर नजर रखता है, जैसे कि मौसम में बदलाव, भूकंप का आना। इससे पहले जब भूकंप आए उससे पहले रिएक्टर को कैसे सेफ किया जाए उसकी जिम्मेदारी इस पैनल की होती है। ये रिएक्टर के आसपास पूरी तरह से नजर रखता है, ताकि किसी भी तरीके का मौसम में बदलाव या भूकंप जैसी स्थिति हो तो रिएक्टर खुद ब खुद शट डाउन हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर इतनी पावरफुल है तो दुनिया पूरी तरह से इस पर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती। तो इसका जवाब है न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर रिएक्टर में थोड़ी सी गलती कितनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है, ये आप इस कुछ पोस्ट में देख सकते हैं। इन सभी घटना को देखते हुए न्यूक्लियर वेस्ट को सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। दुनिया के किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में निकले हुए न्यूक्लियर वेस्ट 4% रिसाइकल नहीं हो सकता है, और वह सालों साल तक रेडिएशन रिलीज करते रहता है। न्यूक्लियर वेस्ट को कई तरीके से डिस्पोज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर देशों में न्यूक्लियर वेस्ट को स्टील के कंटेनर में पैक करके शहर से दूर जमीन में गाड़ दिया जाता है। लेकिन ये काफ़ी सस्ता और टिकाऊ तरीका होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये भविष्य में इंसान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अगर इस तरह की वीडियोस आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।